Are we live? All right, everyone, a very good evening and warm welcome to Infinity Learn NEET by Shri Chaitanya. बच्चे ये हमारी पहली क्लास है हमारे ब्रांड न्यू ऑफिस से, हमारे ब्रांड न्यू स्टूडियो से। एंड ये क्लास आपकी एनसीईआरटी सारांश की है जिसमें हमने इकोलॉजी स्टार्ट कर दिया था। इकोलॉजी का एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है हमारी इकोसिस्टम पे फतेह हासिल करने की। इकोसिस्टम का 0 to एंड एवरीथिंग वी विल कवर, पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं साथ साथ आपको बताती हुई चलूंगी। एंड द कैचेस कि 2023 में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा इस सेशन के थ्रू। A very warm welcome to all of you. Good evening. तो बच्चे first and foremost thing is you need to share this session among all your friends. जितने भी तुम्हारे WhatsApp ग्रुप्स हैं, जितने टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, सबके साथ ज़रूर शेयर करो because बहुत ही जल्दी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर्स। जी हाँ, 2023 के लिए जो क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है उसके रेप्लिकेशन वाले ही मॉक टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर्स आपको मिलेंगे नन अदर देन फ्रॉम श्री चैतन्य। बिकॉज चैतन्य की जो खास बात है वो ये है कि हम प्रोड्यूस करते हैं रैंकर्स को, टॉपर्स को। तो आप भी रैंकर बन सकते हैं, आप भी टॉपर बन सकते हैं बाई सॉल्विंग ऑल दोज पेपर्स। ऑलराइट, गुड इवनिंग। हाँ जी बच्चे, पार्टी फटाफट से इसको शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बुला लो। एंड वी हैव पिंटू मैम, इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। यस पिंटू, अगर मैं बात करूं इकोलॉजी के चारों चैप्टर्स की तो सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो चैप्टर है विच इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वी आर ऑलरेडी डन विद दैट चैप्टर। वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, 2 पार्ट्स में आपको पढ़ाया है। जीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज बारी है नेक्स्ट चैप्टर की, इकोसिस्टम की। मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगी कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ऑलराइट एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं अपने आज का बेहतरीन सा सेशन बच्चों। इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की अगर हम बात करें बच्चे तो पहला टॉपिक तुम लोग लिख लो जहां से सवाल आएगा। जी हां, 2 से एट मैक्स 3 क्वेश्चन ही आपका वेटेज बनता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। पहली बात। दूसरी बात, मतलब आप समझो कि आप 8 to 12 मार्क्स यहां से लेकर के जा सकते हो। 8 से 12 नंबर का मतलब हुआ भैया 8 स्टेप आप आगे पहुंच गए हो अपनी ड्रीम कॉलेज के पास में। और 8 से 12 नंबर अगर तुमने गवा दिए, तुमने खो दिए, मतलब 8 से 12 स्टेप आप पीछे चले गए हो अपने ड्रीम कॉलेज के। ऑलराइट मैम, I have attended all your classes. जीवन, थैंक यू सो मच बेटा। तो अब आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज भी मिलेंगी। 11th 12th के लिए भी हम सुपर अमेजिंग कोर्सेज को लॉन्च करने वाले हैं। ऑलराइट, तो बच्चे अगर मैं बात करूं टॉपिक्स, किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसा कि हमें पता है, मैम बार बार बताती भी है कि नीट में क्वेश्चन रिपीट हो ना हो बट कॉन्सेप्ट्स जरूर रिपीट होते हैं। तो मेरे पास पूरा पिटारा है हर एक चैप्टर का कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा और उस पर एक सेशन भी हम जल्दी ही लेने वाले हैं। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें इकोसिस्टम के किस पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है तो सबसे मैक्सिमम वेटेज अगर किसी चीज को दिया जाए दैट इज योर पिरामिड्स। पिरामिड से भैया हर साल सवाल आता है। एग्जामिनर को लगता है कि कुछ अनोखा सा है ये पिरामिड्स, उसको लगता है कि पिरामिड्स ऑफ नंबर तो ठीक है बच्चे समझ जाते हैं, बट पिरामिड ऑफ बायोमास में मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां पे भी एग्जामिनर को लगा कि बच्चों में है कंफ्यूजन, उसी चीज को एग्जामिनर करता है लिवरेज। क्यों लिवरेज करता है भैया? 20 लाख बच्चे 1 लाख में भी तो समराइज करना है। तो एग्जामिनर भी चाहता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट हो कि मैं अपने बच्चों की इंटेलिजेंस को अच्छे से चेक कर पाऊं। तो बच्चे पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, दीज आर द फर्स्ट हाई प्रायोरिटी टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस है तुम्हारे इस चैप्टर में, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है। जैसे कि तुमसे पूछा गया है स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि तुमसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि भैया सीरल स्टेज क्या होती है बता दीजिए। आपसे पूछ लिया जाएगा ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है। समटाइम्स आपसे डेट्रिटस पे भी सवाल आ सकता है। तो छोटे छोटे जो डेफिनेशंस दिए हुए हैं आपके चैप्टर में बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, उसको भी जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। तीसरे अगर हम बात करें भाई थर्ड कॉन्सेप्ट की, अगर हम बात करें, दिव्यांशी वेरी गुड इवनिंग बेटा, मैं बहुत बढ़िया हूं, आप कैसे हैं?
हाउ आर यू? तो भाई नए स्टूडियो से क्लास कैसी लग रही है, थोड़ा मेरे को बता दो। मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार स्टूडियो से पढ़ाना, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया कि स्टूडियो से क्लास लेने को नहीं मिली, तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। तुम लोग को कैसा लग रहा है मेरे को चैट बॉक्स में बताते रहना, ठीक है? ऑलराइट, सुपर। तो मैंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी है भैया पिरामिड की, दूसरी प्रायोरिटी है डेफिनेशंस आपको दी हुई है। पिरामिड्स डेफिनेशन की अलावा क्वेश्चन आपसे कहां से पूछा जा सकता है इस चैप्टर से? आपको दिया हुआ है कंज्यूमर के बारे में, आपको दिया हुआ है प्रोड्यूसर्स के बारे में। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होता है, आपको एक लाइन में लिख के दे दिया कि मेरे पास ये 4 ऑर्गेनिज्म है और आपको इसका पिरामिड बनाना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है इस चैप्टर से। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, यहां से पे लिख देती हूँ 10% लो पे, जिससे पहले तो हर साल ही क्वेश्चन आ रहा था, बट अब 1-2 साल से सवाल यहां से नहीं पूछा जा रहा है। ऑलराइट बच्चे, तो ले दे के यही 4 फंडे हैं, यही 4 कॉन्सेप्ट है जहां से कि तुम्हारे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके साथ साथ में पढ़ाते हुए हर एक कॉन्सेप्ट के बाद में बताती रहूंगी कि इस लाइन से क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया है। ठीक है जी, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यस जीवन, आई डू रिमेंबर यू बेटा, आई डू रिमेंबर यू, मुझे आपका नाम भली भांति याद है। तो शुरुआत करते हैं बच्चे अपने चैप्टर से। व्हाट इज इकोसिस्टम? भाई बेसिक से बिल्डअप करना शुरू करेंगे एंड वी विल गो टू पूरा एक्सट्रीम हायर स्टडीज, जितना भी इस चैप्टर से सवाल आपका पूछा जा सकता है। हाँ जी, तो इकोसिस्टम होता क्या है? ये फंक्शनल यूनिट होता है जी नेचर का। इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल होता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपके बायोटिक कंपोनेंट्स भी है। व्हाट डू आई मीन बाय बायोटिक कंपोनेंट्स? माने आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, प्लस इसके अलावा जितने भी नॉन लिविंग चीजें वहाँ पे हैं आपकी, बी इट एयर, बी इट वाटर, बी इट बाहर का एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजों से भी इंटरेक्शन होता है। तो आपस में तो इंटरेक्शन है ही, इसके साथ में एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्शन है। इसको क्लब करके आप इकोसिस्टम कह देती हैं। तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि इकोसिस्टम में आते हैं मेरे बायोटिक कंपोनेंट्स एज वेल एज मेरे एबायोटिक कंपोनेंट्स? यस और नो इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। यस और नो, क्या मैं ये बोल सकती हूँ इकोसिस्टम में आते हैं मेरे बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स, माने लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज their interaction with the non-living environment? Yes or no in the chat box right now everyone. हाँ जी, चलते हैं जी आगे। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की, कितने प्रकार के इकोसिस्टम आपके हो सकते हैं। तो वी हैव बच्चे टेरेस्ट्रियल, नाम से समझ में आ गया है जी। टेरेस्ट्रियल का मतलब तो होता है मैम लैंड एरिया पे, तो लैंड एरिया पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म और इनका इंटरेक्शन विद द लैंड एरिया कहलाएगा तुम्हारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। वेयर एज we do have second one which is aquatic, माने पानी में भी तो रहने वाले जो जीव जंतु है, पानी में रहने वाले जीव जंतु जो बाहर के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, that would be my aquatic या वाटर इकोसिस्टम। तो ये 2 प्रकार का मेरा इकोसिस्टम होता है। अच्छा, रिमोट भी तो है हमारे पास। हाँ जी, तो भाई हमने बात करी, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की, मेरे पास बायोटिक कंपोनेंट है माने मेरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मेरे पास एबायोटिक कंपोनेंट है माने कोई भी फिजिकल इन्वायरमेंट, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बाहर की वेदर की कंडीशंस हम देख लें, दैट ऑल इंक्लूड्स योर एबायोटिक कंपोनेंट्स। ऑलराइट, मूविंग अहेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। भैया पहली लाइन आ गई है जहां से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाता है। मेरी जो भी पीपीटीज है, जो भी क्लास वर्क होता है, उसमें सिर्फ एक चीज को ढूंढते हैं सारे बच्चे। मैं 4 साल से ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, जब से ऑनलाइन मार्केट में है तब से मैं क्लासेस ले रही हूँ। तो मेरी पीपीटीज में बच्चे एक ही चीज ढूंढते हैं कि मैम ने जहां पे भी लिख दिया भैया MCQ अलर्ट, मतलब यहां से सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लाइन विच इज योर स्ट्रेटिफिकेशन। व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन? डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से सवाल पूछ लिया गया था आपके प्रीवियस ईयर के अंदर। व्हाट इज दैट? इट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स। जो डिफरेंट लेवल पे आपकी स्पीसीज ऑक्यूपाई कर रही है उसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन will be your stratification. Yes दिव्यांशी, हाँ जी जीवन, दिव्यांशी, पिंटो, yes everyone, शेयर करते चलो, साथ में इसको लाइक करते हुए चलो। Moving ahead to your functions of ecosystem component. क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ से सवाल आएगा हम बात करेंगे। पहला हो जाता है जी आपका प्रोडक्टिविटी।
फर्स्ट वन इज योर प्रोडक्टिविटी, सेकेंड वन इज योर डीकम्पोजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं बताना भूल गई स्टार्टिंग में, तुम्हारा लीचिंग क्या है, तुम्हारा हमस क्या होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है, ठीक है जी। सेकेंड इज योर डीकम्पोजिशन, थर्ड वन इज योर एनर्जी फ्लो। जहां से सवाल तो पक्का से लिख लो, आएगा ही आएगा 23 में, है ना। पेपर लीक कर दिया मैम ने, पेपर लीक हो गया भैया, एक सवाल आ रहा है हमारे पिरामिड वाले पार्ट से। एंड फोर्थ वन इज योर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। बारी बारी सबके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज योर प्रोडक्टिविटी। ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोडक्टिविटी। क्या जीपीपी होता है, क्या एनपीपी होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो भैया अगर मैं बात करूं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बच्चे, इट इज द ऑर्गेनिक मैटर or the biomass produced per unit area over a time period by plants। वो plants per unit area over the time period कितना biomass produce कर पा रहा है during photosynthesis, that would be your primary productivity। अब कुछ तो क्राइटेरिया होगा इसको मेजर करने का, तो मेजरमेंट के लिए वी हैव ग्राम पर मीटर स्क्वायर और किलो कैलोरीज पर मीटर में आप इसको मेजर कर पाते हो। तो दिस इज योर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नाउ मैंने बात करी, दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, ठीक है जी। एक्सप्रेस किया जाता है, हमने यूनिट्स देख ली, सवाल कैसे आएगा। एनसीईआरटी में आपको यूनिट्स लिखी हुई है अच्छे से, बोलो यस और नो इन द चैट बॉक्स, यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस मैम लिखी हुई है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, यहाँ लिख देती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड एज, सेम टू सेम क्वेश्चन। अब 4 ऑप्शन थे, बच्चे मेरे भूल गए कि ये GM-2 लिखना चाहिए, या ऑप्शन में दे दिया GM-1 ईयर -2। बच्चे कंफ्यूज्ड हो गए, GM-2 था या M-1 था, या आपका थर्ड ऑप्शन ये भी हो सकता है, यहाँ पे तो 2 कर दिया और यहाँ पे भी 2 कर दिया, बच्चे हो गए जी कंफ्यूज। तो सिंपल साधारण क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी लाइन दैट प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड एट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर MCQ अलर्ट। ठीक बात है जी, ठीक बात है जी। हाँ जी दिव्यांशी जीवन, हाँ पेपर लीक होता है साथ साथ यहाँ पे हमारी क्लास में। यस बच्चे, तो दे आर यूज्ड टू कंपेयर प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। इस यूनिट को आप यूज कर रहे होते हो। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, जहां से आपका 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैम लिख देती हैं, दिस इज MCQ alert. What is that? We have 2 terms in NCERT. One is GPP, second is NPP. Now what is the basic difference between these two? GPP को थोड़ा एक्सप्लोर करो। GPP is the gross primary productivity. NPP is your net primary productivity. What is GPP? It is a rate of production of organic matter during photosynthesis. कितना rate of production हुआ है total would be your GPP. Gross मतलब हम total की बात कर रहे हैं। आई बात समझ? हाँ जी, चैट बॉक्स में जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में थोड़ा ATPs बिखेरो भाई, ATPs खर्च करो थोड़े से। सिर्फ मैम की ATP खर्च नहीं कराने, अपने भी ATP खर्च करने हैं। हाँ जी, in the chat box, yes, it is your GPP. Now, what is your NPP? अगर हम बात करें GPP की, तो हमने कहा टोटल इतना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद प्लांट यूज भी करेगा कुछ एनर्जी को इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो प्लांट यूज सम अमाउंट ऑफ GPP इन रेस्पिरेशन। मतलब मैं कह सकती हूँ कि कुछ अमाउंट लूज हो गया वाइल रेस्पायरिंग। तो अगर मैं GPP में से उस लूज वाले अमाउंट को घटा दूं, माइनस कर दूं, तो दैट वुड बी योर NPP। तो GPP minus R is equals to NPP, which is the net primary productivity, which is available organic matter for the consumers. This is the total one. टोटल कितना है इस GPP, कितना अवेलेबल है दैट वुड बी NPP। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बार तुमसे ये इक्वेशन दे दी जाएगी एग्जाम में कि GPP is equals to NPP minus R. You have to find out the correct statement बच्चे पार्टी। फर्स्ट ऑप्शन ये दे दिया तुम्हारे को, सेकंड ऑप्शन दे दिया GPP is equals to NPP plus R दे दिया तुमको, थर्ड में कुछ और ऐड कर दिया, फोर्थ में कुछ और ऐड कर दिया। तो you have to be very careful. Why?
while solving the question. बच्चे GPP का मतलब ग्रॉस टोटल की हम बात कर रहे हैं, नेट मतलब जो बच गया आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉसेस. एम आई क्लियर? हाँ, जीवन की बात बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल सही बात है. म्यूचुअलिज्म एस्टैब्लिश करना होता है हमें. म्यूचुअलिज्म, कॉमन सेलिज्म वाले बच्चे हैं, जीवन देख रहे हो तुम, कॉमन सेलिज्म दिखाते हैं ये सारे बच्चे. यस, चलिए सुपर्ब. मूविंग ऑन टू सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. वो हमने प्राइमरी की बात करी, अब हम सेकेंडरी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं जी. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर. कितना न्यू ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो पाया, दैट वुड बी योर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. मूविंग ऑन टू सम प्रोसेस, जिसपे बेस्ड सवाल आपका आता ही आता है. भाई मैं एकदम पिन पॉइंट करके बार बार वही चीजें आपको बता रही हूँ जैसे सवाल आता है, क्योंकि इस टाइम पे ना तुम्हारी रिक्वायरमेंट एकदम क्लियर है. इस टाइम पे तुमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, अब आप एक क्विक रिवीजन के लिए मेरे पास आते हो. आई नो इट वेरी वेल. तो ये क्विक रिवीजन में मैं आपको वो एरियाज पे फोकस करा रही हूँ जहां से सवाल आपका डेफिनेटली आया हुआ है या आ सकता है या पक्का आएगा ही आएगा. उस एरिया को तो हम मेंशन कर ही देंगे. ठीक है, चलिए. तो डीकंपोजिशन क्या होता है? हमने पहला जो टर्म यूज किया था कंपोनेंट्स के लिए, दैट वाज डीकंपोजिशन. ठीक है जी, हाँ जी. तो डीकंपोजिशन, the process of breaking down of complex organic matter into the simple ones, simple inorganic substance like nutrients, like water, like carbon dioxide is known as decomposition. उसको आप decomposition कहते हैं. environment में जहां पे भी आपके पास में complex organic matter present है, उसको break करके छोटे छोटे molecules में तोड़ देना कहलाता है आपका decomposition. ठीक है जी. Now the complex organic material are the dead plant remains such as your leaves. प्लांट की जो पत्तियां नीचे गिर गई हैं वो वाली आपकी डिकम्पोज हो जाएंगी. जो बार्क है, जो फ्लावर नीचे टूट के गिर गया है, जो डेड रिमेन्स बचे हुए हैं आपके एनिमल्स के, चाहे आपके प्लांट के, एनिमल का जो फीकल मटेरियल होता है, everything will be decomposed. हर एक चीज को आप डिकम्पोज कर सकते हैं, आप नहीं, नेचर डिकम्पोज करती है. ऑलराइट, so the complex organic material constitute detritus. इसको आप detritus कहते हैं, which is the raw material for decomposition. आपके डेट्रिटस के ऊपर ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं. भैया जो डेड है आपके हिसाब से, जो डेड सब्सटेंसेस है, प्लांट की लीव्स टूट के गिर गई है, प्लांट के फ्लावर्स टूट के गिर गए हैं, एनिमल का जो फीकल मैटर है अब वो कुछ काम का रहा नहीं है, तो नेचर क्या करता है, उसको रिसाइकल करता है. नेचर ने ऐसा नहीं है कि कुछ अबंडेंस में हमारे पास रिसोर्सेज है, जो भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसी रिसोर्सेज को आप यूज करते हो एंड फाइनली वो रिसाइकल्ड बैक हो जाता है. ठीक है, तो रिसाइकलिंग बैक आपका चलता रहता है हमेशा. तो इसीलिए जो भी चीजें डेड है, जो ऑर्गेनिक रिमेन्स है, उस सारे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पे एक्ट करते हैं एंड दे गोना कन्वर्ट ऑल द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल वंस. जो सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, उसको नेचर वापस से रीयूज कर पाता है. एम आई क्लियर? और एम आई क्लियर टू ऑल द बच्चेस आउट देयर? Am I clear to all my kids out there? Yes, Jeevan? Yes, Divyanshi? We are clear? Clear? Alright, superb. So moving on to the process of decomposition. कैसे टूट करके large substance छोटे में convert होगा? There is a process which is very important for your examination point of view. तो भैया देख लेते हैं, यहाँ पे भी मैम ने लिख दिया है MCQ alert. स्पेसिफिक वर्ड्स को भी मैम समझाएंगे कि किस वर्ड से एक्चुअली आपका क्वेश्चन आता है. ठीक है डायना? हाँ जी. तो we have detritus which is the dead organic substances. Then it will go for fragmentation, leaching, catabolism, humidification and finally we have mineralization. एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को डिटेल में पढ़ लेते हैं. लेट्स फर्स्ट बिगिन विद द डेट्रिटस से. फ्रेगमेंटेशन में कैसे होगा? तो डेट्रीवोरस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक योर अर्थवॉर्म. They feed on the detritus which is your dead remains. गले सड़े पदार्थ के ऊपर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करेंगे and they will break them down into the smaller particle. वो उसको ब्रेक करके छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ देंगे. इस प्रोसेस को आपने कहा जी फ्रेगमेंटेशन. इसको कहा जी आपने फ्रेगमेंटेशन. भाई अल्टीमेटली मेरा काम यही है कि मैं इस लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करके स्मॉल में कन्वर्ट करूं. अब उस स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए भी बहुत
बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप ये हुआ कि कुछ डेट्रीवोरस आकर के उस पर एक्ट करना शुरू करेंगे, जैसे कि मेरा अर्थवर्म हो गया। जब आप किसी खेती बाड़ी करते हो, खेत में ग्रो करते हो, तो वहां पे अर्थवर्म को आप छोड़ देते हो, बिकॉज अर्थवर्म इज योर नेचुरल डिकम्पोजिंग एजेंट। वो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करके उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। ऑलराइट, तो अर्थवर्म इज योर सच ऑर्गेनिज्म। तो डेट्रीटस से आपका फ्रेगमेंटेशन में चला गया। नाउ अब जब टूट गया है आपका सब्सटेंसेस, ब्रेक हो गया है, नाउ वी हैव वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स व्हिच विल गो डाउन इनटू द सॉइल। जो वाटर सोल्यूबल है वो सॉइल में चला जाएगा horizon and get precipitated as unavailable salt. This process is called as leaching. Leaching मतलब लीच होके नीचे चला गया। जो काम की चीज है, जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, they will go down, वो नीचे चले जाएंगे। ठीक है जी, that process is called as leaching. Third one we are having catabolism. Catabolism, कैटा का मतलब ही है बच्चे काटना, कैटा का मतलब ही है बच्चे काटना। नाउ आई एम हैविंग फंगल एंड बैक्टीरियल एंजाइम्स, दे एक्ट ऑन द डेट्रिटस टू डिग्रेड इट इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इसको आपने कहा कैटाबॉलिज्म। आप देखिए जी, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म हमने डिफाइन कर दिया, बट एक्चुअल में सब कुछ एक साथ हो रहा है। एक्चुअल में एम हमारा यह है कि आप ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जो लार्ज मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक करके आप स्मॉल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेगमेंटेशन हो, लीचिंग हो, कैटाबॉलिज्म, स्टेप्स हमने बना दिए अपनी स्टडीज को इजी करने के लिए, बट एक्चुअल में एवरीथिंग इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली। सब कुछ आपका साथ साथ में चल रहा होता है। राइट, तो यही लिखा है कि भाई तीनों प्रोसेस आपकी साथ साथ में चलेंगी। डेट्रिटस को कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्मॉल सब्सटेंसेस में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप मेरे प्यारे बच्चों, व्हिच इज ह्यूमिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख रही हूं, इट इज MCQ अलर्ट। मैं लिख रही हूं, बहुत बार इस सवाल को पूछा गया है, ह्यूमस क्या होता है, व्हाट इज ह्यूमस, इसकी डेफिनेशन पे सवाल तुमसे पूछ लिया गया। देखिए एग्जामिनर कितना चालाक है, तुम देख रहे हो, एग्जामिनर इतना चालाक है, सिंपल डेफिनेशन व्हाट इज ह्यूमस, उस पे क्वेश्चन तुमसे पूछ देगा। तो ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन सॉइल, accumulation of dark amorphous, पहला शब्द डार्क अमॉर्फस सब्सटेंस is called as humification। इस डार्क सब्सटेंस को ही आप ह्यूमस कहते हैं। इस डार्क सब्सटेंस को ही आप क्या कहते हैं जी, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है डायना, ठीक है जीवन, ठीक है दिव्यांशी, डन एंड अंडरस्टूड? यस, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? It is your dark amorphous substance which is accumulated in the soil. Yes, Jeevan? All right, superb. So moving on to ह्यूमस का डेफिनेशन में कुछ 2-4 बातें आप और ऐड कर लीजिए जो आपकी प्यारी एनसीईआरटी लिखती है कि ठीक है जी, ह्यूमस प्रोड्यूस हो गया, ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, नंबर 1 पॉइंट। It is colloidal in nature, number 2 point. It is highly resistant to microbial action, number 3 point. Number 4 is extremely slow rate of decomposition. ये 4 बातें आपको ह्यूमस के बारे में पता होनी चाहिए। सेशन को लाइक करते चलो बच्चों, शेयर करते चलो। नया चैनल है लेकिन हमारे पास लेगेसी है बहुत ही सुपर अमेजिंग। तो बच्चे आपके लिए बहुत सुपर अमेजिंग बातें, चीज़ें प्लान हो रही हैं, कोर्सेज प्लान हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी अगर आप सेशन को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करते हो। ठीक है, हाँ जी जीवन, चलो सुपर। मूविंग ऑन टू लास्ट स्टेप विच इज मिनरलाइजेशन। नाउ आई एम हैविंग ह्यूमस, इसको आप फर्दर डिग्रेड करते हो बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विल बी देयर। इस प्रोसेस को आप कहते हैं मिनरलाइजेशन। इस प्रोसेस को आपने कह दिया जी मिनरलाइजेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, सारे के सारे स्टेप्स, बी इट मिनरलाइजेशन, बी इट योर कैटाबॉलिज्म, बी इट फ्रेगमेंटेशन, नेचर में एक साथ हो रहा है। हम उसको डिवाइड कर देते हैं, हम उसको बाइफर्केट कर देते हैं कि भैया पहला स्टेप ये है जब आपका लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद आपका लीचिंग हो गया जी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, ये हमने सेपरेट कर दिया है। बट एक्चुअल में नेचर के पास ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, नेचर में एवरीथिंग इज गोइंग साइमल्टेनियसली। ऑलराइट,
ऑलराइट एवरीवन, सो चलिए जी चलते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अबाउट एनर्जी फ्लो। वन बाय वन एक एक चीजें समझाती हुई मैं आपको चलती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज PAR? नाउ PAR स्टैंड्स फॉर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। ये क्या होती है मैम? What is PR? ये क्या होती है मैम? It is the portion of light spectrum that can be utilized by the plant. अब सनलाइट तो बहुत अबंडेंस में हमें अवेलेबल है बाय द अर्थ। अर्थ जितना रिसीव कर सकता है, कर पाता है, उसका 50% वुड बी योर PAR, विच इज योर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, हाँ 10% लोगों की हम जरूर बात करेंगे। तो आउट ऑफ दिस 50% रेडिएशन, 2 to 10% ऑफ PAR, जितनी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है उसका भी 2 to 10% इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट। उसी को प्लांट मेरा कैप्चर कर पाता है, उसी को प्लांट मेरा कन्वर्ट कर पाता है इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। All right everyone, तो now let's see what are the food chains। अब प्लांट ने तो इस फूड को कैप्चर कर लिया, इसका काम तो चल गया भाई, अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लिया, अपन मजे में है। Now what about your consumers? ये नेचर सेकेंडरी एंड वी हैव टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो फूड चेन बनाई है नेचर ने ताकि एक के ऊपर एक की डिपेंडेंसी जरूर रहे, ताकि सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में कनेक्टेड फील करें। कनेक्शन बहुत जरूरी है। लैग हो रहा है क्या बच्चों? लैग हो रहा है? यहां से तो बेटा स्ट्रीम एकदम फाइन जा रहा है। अगर लैग हुआ है तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में लिख दो। इट्स अ बिट ऑफ लैगिंग। एक बार रिफ्रेश कर ले बेटा जीवन दिव्यांशी, एक बार रिफ्रेश करो, कम ऑन रिफ्रेश कर लो। डन डन, रिफ्रेश हो गया। मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ बेटा, मेरे यहाँ से मुझे लैग नहीं फील हो रहा। अब ठीक है। अच्छा बीच में हुआ होगा, मैम फ्लो में बात ही करती रह गई, मैम ने देखा ही नहीं, है ना? मैम ट्रिक्स, लेट्स स्टार्ट। ठीक है भैया, ट्रिक्स आपको जरूर दी जाएंगी साई किरण जी। ठीक है, से ट्रिक्स फॉर फूड चेन। फूड चेन के लिए तो भैया क्या ट्रिक हुई है ना, ये ट्रिक, ये निमोनिक से चीजें भी बेटा आपके भले के लिए बता रही हूँ। इतना ही करो जहाँ पे रिक्वायर्ड है ना। इतने सारे निमोनिक्स डेवलप कर लोगे तो भूल जाओगे कौन सा निमोनिक्स किस चीज के लिए था। जहाँ रिक्वायर्ड है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होती है, क्वेश्चन जरूर आता है, वहाँ रिक्वायर्ड है, उसका निमोनिक्स आप लर्न कर लो। डाइकोट स्टेम मोनोकोट स्टेम में डिफरेंस पे क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, उसको आप लर्न कर लो। तो जहाँ पे ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वहीं पे ही ट्रिक्स करो, वहीं पे ही निमोनिक्स करो, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज अ लॉट कि ये ट्रिक किस चीज का था, यही भूल जाते हो आप लोग। ठीक है, दिस इज वेरी डेंजर लेसन। साई किरण, मेरे को हाफ एन आवर दे दे बेटा, तो ये डेंजर वर्ड तो तुम जरूर हटा दोगे, आई एम प्रीटी श्योर। हाँ जी, फूड चेन क्या होती है? इट इज क्रोनोलॉजिकल सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईच डिपेंडिंग ऑन अदर फॉर फूड। मैंने कहा नेचर ने एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करा है ना। जैसे हमारे परिवार में भी एक कनेक्शन होता है, चाचा है, ताया है, बुआ है, आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो कितना ही लड़मर ले पर कनेक्टेड रहेंगे आपस में। सिमिलरली नेचर ने भी एस्टैब्लिश किया है एक फूड चेन के थ्रू कनेक्शन। व्हाट इज फूड चेन? प्रोड्यूसर्स होते हैं आप तुम्हारे प्लांट। अब जितने भी और अर्थ पे नेचर ने कहा कि भैया ठीक है, प्लांट को हम नवाज देते हैं इस सुपर पावर से कि उसको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दे दो, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पाएगा। प्लांट इज वेरी हैप्पी टू डू दैट। अब बारी आती है बाकी ऑर्गेनिज्म की। अगर सब ऑर्गेनिजम्स को ही ये सुपर पावर दे दी तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी जी? सबके पास अबंडेंस में रिसोर्सेज हो जाएंगे, और हमें पता है जब भी अबंडेंस में रिसोर्सेज होते हैं तो ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल चली जाती है। एक्सपोनेंशियल इज नॉट नेचुरल, वो नेचुरल नहीं है। एक्चुअल में तो लॉजिकल चीजें ही चलती है, लॉजिस्टिक ही चलती है, राइट? तो फूड चेन में क्या क्या नेचर ने कहा सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। प्रोड्यूसर को खाने के लिए मेरे पास प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी को खाने के लिए टर्शियरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर्स है। ठीक है, तो आपस में डिपेंडेंसी हो गया फूड को लेके। मतलब जब भी किसी का भी
पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो वी हैव ए अपर लेवल जो कि उस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है। तो पॉपुलेशन भी चेक में रहेगी, नेचर भी आपका चेक में रहेगा। देखो कितना ब्यूटीफुल है बॉटनी के मैकेनिज्म्स, आप देख रहे हो। तो नेचर को एकदम चेक में करने के लिए फूड चेन को बनाया गया। क्या होती है जी फूड चेन, समझा देते हैं। जैसे कि आपका ग्रेजिंग फूड चेन का उदाहरण मैं आपको दे दूं तो आई एम हैविंग प्रोड्यूसर्स विच आर माय प्लांट्स। मेरे प्यारे प्लांट्स आर योर प्रोड्यूसर, जिनका काम है फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना। नाउ आई एम हैविंग प्राइमरी कंज्यूमर विच इज डियर, विच यू कैन सी। ये डियर डिपेंड करता है आपके प्रोड्यूसर्स के ऊपर। खाएगा, ब्राउज करेगा और अपनी फूड के रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करेगा, खाएगा, रेस्पायर करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वी नो इट वेरी वेल। खाएगा तो उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल जाएंगे वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जाएंगे, मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे, एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी प्रोड्यूस होगा। नाउ डियर को खाने के लिए है मेरे पास में सेकेंडरी कंज्यूमर विच इज माई फॉक्स, विच इज माई फॉक्स। फॉक्स खा रहा है तुम्हारे डियर को। फॉक्स को खाने के लिए आई एम हैविंग टाइगर विच इज माई टर्शरी कंज्यूमर। तो आप देख रहे हो इसकी पॉपुलेशन भी मेरी चेक में रहेगी, एक्सेस में नहीं हो पाएगी। इसकी पॉपुलेशन भी मेरी चेक में रहेगी, एक्सेस में नहीं हो पाएगी। एंड आपकी प्लांट्स तो ऑब्वियसली नेचर ने ही नवाजा, तो नेचर ही उसकी पॉपुलेशन को चेक कर देगा कि कहाँ पे मुझे ज्यादा सनलाइट नहीं देनी है ताकि ये जो प्लांट है आपका उतना ही फोटोसिंथेसाइज कर पाए। ठीक है, हाँ जी। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So I'm having producer, then primary consumer, then secondary consumer, then tertiary consumer. तो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों, प्लांट का, डियर का, फॉक्स का, टाइगर का, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग फूड चेन। इसको मैं GFC कह देती हूँ। नाउ क्वेश्चन टाइम। मैम क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में तुमसे दे दिया जाएगा, you have to arrange these organisms in trophic level। तो आपको दे दिया जी मेरे पास में प्लांट्स हैं, मेरे पास में डियर है, मेरे पास में फॉक्स है, मेरे पास में टाइगर। नाउ यू हैव टू अरेंज इट इन योर GFC, in your grazing food chain. That type of question might come into your examination center. Moving on to GFC, grazing food chain where energy is gained from photosynthesis. That would be your GFC. उसको आप grazing food chain कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रोड्यूसर में तुम्हारा ग्रेन हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर में रोडेंट हो गए, चूहा है तुम्हारा, कंज्यूमर में तुम्हारा रेप्टाइल है, स्नेक है, एंड टर्शरी में तुम्हारा हॉक है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैम तुमको दिखा रही है, सारे एग्जाम्पल्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो मैम ने समझा दिया ना तुमको, इसको अरेंज करना है, इस टाइप का सवाल जरूर आ सकता है कि अरेंज आप करके बताइए। तो ये एग्जाम्पल को आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो PPT है ये आपको मिल जाएगी कहाँ पे? टेलीग्राम के ऊपर। यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, हाँ दिव्यांशु बिल्कुल करेक्ट बात बोल दी। डन है, चलिए सुपर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट GFC। अगर हम एक्वेटिक की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आई एम हैविंग फाइटोप्लैंक्टन, प्राइमरी कंज्यूमर में क्लैम्स, देन सेकेंडरी में आई एम हैविंग फिश, एंड टर्शरी में आई एम हैविंग शार्क, बेबी शार्क। यस, दिस इज योर again a sequence of GFC. All right, moving on to the trophic levels. Trophic levels क्या होते हैं? The position of an organism along the food chain. फूड चेन के ऊपर किसी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन क्या है? मैंने कहा प्रोड्यूसर है, तुमने मान लिया, तुमने पूछा नहीं कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। तो ट्रॉफिक लेवल जो है ये हायरार्की हमने बना दी, ये पोजीशन हमने बना दी है ऑर्गेनिज्म की पूरे के पूरे फूड चेन के अंदर। जैसे कि जो मैंने अभी तुमको एग्जांपल्स दिए, प्रोड्यूसर जो कि मेरा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, मेरे जो ग्रेन थे, प्लांट थे, ये सारे के सारे मेरे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्राइमरी कंज्यूमर। अच्छा, 2 बार रिमोट दबा दिया। प्राइमरी कंज्यूमर जो मेरे हार्बीवोर्स है, दे आर एट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। तो ये पोजीशन मैंने डिसाइड कर दी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये मेरा थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, ये मेरा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है। तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आई एम हैविंग टॉप कार्निवोर्स, ऑन थर्ड ट्रॉफिक लेवल आई एम हैविंग योर
carnivores, which is secondary consumers. On second trophic level, I'm having herbivores. On first level, I'm having all the producers, which are my plants. Be it phytoplanktons, be it your terrestrial plants. Yes, Jeevan, Divyanshi, and Saikiran, am I clear to all the bachas out there? Am I clear to all my kids out there? चले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करने के लिए, एक ऐसा सवाल जो कि % ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल. हर एक ट्रॉफिक लेवल पे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल से मात्र 10% ऑफ द एनर्जी ही ट्रांसफर होगा. जैसे मेरा जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है बच्चे, मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, 20,000 किलो जूल, 20,000 किलो जूल एनर्जी है मेरे पास. ठीक है जी, 20,000, इसका 10% हुआ मेरे बच्चे 2,000. तो सेकंड पे सिर्फ और सिर्फ 2,000 किलो जूल एनर्जी पास ऑन हुआ. नाउ व्हाट अबाउट थर्ड? थर्ड की हम बात करेंगे, इसका 10% भैया, इसका 10% क्या हुआ? बोलो मैम 200 किलो जूल. तो थर्ड पे आया आपका 200. नेक्स्ट पे आपका इसका 10% विच इज 20, तो फोर्थ पे आया सिर्फ 20 किलो जूल. नेक्स्ट पे आपका इसका 10% विच इज 2 किलो जूल. आप मेरी बात समझ रहे हो? हर एक ट्रॉफिक लेवल पे पुराने वाले ट्रॉफिक लेवल का मात्र 10% एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड. इसी को हम कहते हैं बच्चे 10% लो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. MCQ अलर्ट, which is very important MCQ alert. Yes everyone, am I clear to all my bachas or am I clear to all my bachas? क्या मेरी बात आप समझ गए हो? What is 10% law? रिवाइज हो गया है, याद आ गया है. अच्छा, अगर मैं तुमको मैथमेटिकल क्वेश्चन भी दे दूं, मैंने कह दिया कि भैया 50,000 किलो जूल एनर्जी जो है तुम्हारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एनर्जी एट फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल. कैन यू डू दैट? कैन यू डू दैट माय डियर किड्स? कैन यू डू दैट? बोलो मैम बड़ा ही आसान है. फर्स्ट से सेकंड में 10%, सेकंड से थर्ड में 10, एक 0 0 0 हटाते जाएंगे, 0 0 उड़ाना है, एंड वी विल बी एट आवर विच वाज योर ग्रेजिंग फूड चेन. प्लांट्स इन्वॉल्व थे. अब हम बात करेंगे डेट्रिटस फूड चेन की. डेट्रिटस माने हम बात कर रहे हैं डिकम्पोजर्स की. डिकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द डिकम्पोजर्स. ये आपके मेनली डिकम्पोजर्स होते हैं. इसको आप सेप्रोफाइट, सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं, है ना. सेप्रो का मतलब हुआ टू डिकम्पोज, डिकम्पोज कर देना. कोई भी गले सड़ा पदार्थ आप रखते हो तो उसको ब्रेक करके छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द डिकम्पोजर्स, बाय द बैक्टीरिया एंड द फंजाई विच इज प्रेजेंट इनटू दैट पर्टिकुलर सॉइल. उसके थ्रू आप उसको डिकम्पोज कर पाते हैं. ठीक है. नाउ फूड चेन वेयर एनर्जी इज गेन्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसको आप DFC कहते हैं. एनर्जी गेन कैसे हो रही है जी? जो आपके डेड सब्सटेंसेस है वो तो गल चुके हैं, सड़ चुके हैं, वो फूड चेन में एंट्री कर चुके हैं, उससे आप ब्रेक करके वहां से आप एनर्जी को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं. गेन हो रहा है, दैट वुड बी योर DFC. देख ले एक उदाहरण, देख ले एक बढ़िया सा एग्जाम्पल ऑफ योर DFC. तो देख लेते हैं बच्चे. DFC बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर. ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है. बैक्टीरिया एंड फंजाई विच आर माय डिकम्पोजर्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया. अर्थवर्म इज ऑल्सो देयर, जो कि आपका डेट्रीवोरस होता है. स्पैरो इनके ऊपर फीड कर लेगा, जो कि आपका प्रेडेटर होता है. दैट वुड बी माय DFC, डेट्रिटस फूड चेन. बेसिक डिफरेंस एकदम साफ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. GFC के अंदर विच इज ग्रेजिंग फूड चेन, आपके प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं, बीट टेरेस्ट्रियल बीट एक्वेटिक, दोनों प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे. लेकिन आपके DFC के अंदर DFC के अंदर आपका डेट्रिटस इन्वॉल्व होता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज फूड वेब. अब भैया स्टडीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने फूड चेन डेवलप कर ली, बट नेचर ने ये देखा कि फूड चेन में आपस में इंटरकनेक्शंस है बहुत सारे. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक फूड चेन में तो प्राइमरी कंज्यूमर है, बट दूसरे फूड चेन में सेकेंडरी कंज्यूमर के जैसे बिहेव कर रहे हैं. इसका मतलब तो ये हुआ कि फूड चेन करके कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं.
उसको आप वेजिटेरियन कह रहे हैं। तो ये हो गए मेरे हर्बीवोर। लेकिन कुछ ऐसे भी ह्यूमन बीइंग होंगे जो कि आराम से मुर्गा खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, वो हो गए मेरे कार्निवोर। ठीक है, तो अमंग ह्यूमन ऑल्सो वी, अब मैं कहाँ रखूं, है ना, मैं कहाँ रखूं हार्बीवोर को, कार्निवोर को मैं किस लेवल पे रखूं? तो फूड चेन लेवल होगा, आइदर यू कैन बी हार्बीवोर और यू कैन बी कार्निवोर। लेकिन मैं सेपरेट कैसे करूं? दिव्यांशी को मैं कैसे हार्बीवोर में डालूं, जीवन को मैं कैसे कार्निवोर में डालूं? बिकॉज वी दीज टू आर ह्यूमन बीइंग्स, सो दैट्स व्हाई वी से कि सारे फूड चेन्स में आपस में कनेक्शन होता है, दे आर इंटरकनेक्टेड, एंड दैट इंटरकनेक्शन माय डियर किड्स इज कॉल्ड एज फूड वेब। तो नेचर में एग्जिस्ट करता है फूड वेब, ना कि फूड चेन। फूड वेब की बात कर ले, नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर इज योर फूड वेब। Food web is more real endangered prey to recover its number also। ठीक है जी, तो ये आपको एक फूड वेब का उदाहरण दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, इसको आप देख सकते हैं। लैग हो रहा है क्या? लैग हो रहा है? कैमरामैन, वीडियो टीम, कुड यू प्लीज चेक इट कि यहाँ पे लैग जा रहा है क्या बच्चों के पास? इंटरकनेक्शन इज अप टू द मार्क और नॉट? जा रहा है, जा रहा है। यस मैम, यस मैम, क्लियर है। रिफ्रेश कर लो भाई, रिफ्रेश कर लो, क्योंकि आ चुके हैं हम एक ऐसे सवाल पे जिसके लिए एक मैम ने पेपर लीक कर दिया कि यहां से जरूर जरूर एक सवाल तुम्हारा 2023 में आ जाएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स? बीडब्ल्यू में थोड़ा थोड़ा हो रहा है बीच में। अच्छा, पर मेरी बात आप समझ पा रहे हो अच्छे से? जीवन एंड दिव्यांशी भाई, नया ऑफिस है तो थोड़े से हुक्स नुक्स बचे हुए हैं, इसीलिए है ना, थोड़ा टाइम लगेगा स्ट्रीमलाइन होने में, A to Z सारी चीजें। बट मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? बीच में डिस्कनेक्ट भी हो रहा है, बट मेरी बात तो आप समझ पा रहे हो? यस और नो इन द चैट बॉक्स? हाँ, यस मैम, समझ पा रहे हैं। यस मैम, क्लियर है सब कुछ। हाँ चलो सुपर। तो पिरामिड्स की बात करते हैं, जहां से आएगा शॉर्ट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन ऑफ 2023। हाँ जी, तो व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। कैसे आप मेजर करते हो? नंबर ऑफ इंडिविजुअल के बेस पे, नंबर 1 कितना नंबर ऑफ बायोमास है, नंबर 2 कितना नंबर ऑफ एनर्जी है, नंबर 3, 3 बेसिस पे आप इसको मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट लेट्स बिगिन विद नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स के बेसिस पे हम बात करते हैं। भैया हमने कहा हम पूरे ट्रॉफिक लेवल की बात करेंगे, है ना, तो पिरामिड ऑफ नंबर के अंदर आप पूरे ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं, मतलब नंबर के अंदर उस प्रॉपर एरिया में कितने प्राइमरी कंज्यूमर है, कितने मेरे सेकेंडरी कंज्यूमर है, कितने मेरे टर्शरी कंज्यूमर है। तो ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से आप लिख देते हो कि भैया प्राइमरी कंज्यूमर मेरे मैक्सिमम है, उससे कम मेरे सेकेंडरी है, उससे कम मेरे टर्शरी कंज्यूमर है। तो बेस्ड अपॉन दैट वी मेक अ पिरामिड। ठीक है, अगर मैं बात करूं पिरामिड ऑफ नंबर ऑन अ बिग ट्री इकोसिस्टम, तो एक अकेला ट्री, उसके ऊपर आपके इंसेक्ट्स हैं बहुत सारे, देन उसके ऊपर आपका स्मॉल बर्ड होगा, उसके ऊपर आपका एक आधा लार्ज बर्ड भी होगा। तो इस ग्राफ को मैं कह दूंगी, इस ग्राफ को, ये वाला पार्ट अगर हम देखें, अगर सिर्फ इतना देखो प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा है, सेकेंडरी कम, टर्शरी कम, इसको हम कह देते हैं जी अपराइट। पर अगर हम ये देखें कि प्राइमरी कंज्यूमर आपके ज्यादा है और प्रोड्यूसर आपका कम है, इसको हम कह देते हैं जी इन्वर्टेड। अब कहानी में लेके ट्विस्ट सिर्फ इतना ही है, जो सवाल तुम्हारा आएगा वो यही पूछा जाएगा कि पिरामिड ऑफ नंबर कहां पे अपराइट है, कहां पे इन्वर्टेड है। कोई पूछ ले बायोमास, उसमें भी कहां पे अपराइट है, कहां पे इन्वर्टेड है। कोई पूछ ले एनर्जी, भैया ये तो हमेशा अपराइट होता है, देयर इज नो एक्सेप्शन। बट स्टेटमेंट के बीच में सैंडविच करके ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछ ली जाती है कि भैया यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट बीच में घुसा दी कि आपका जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है इट विल ऑलवेज बी इन्वर्टेड, लिख दिया लेट्स से इन्वर्टेड, तो तुम कहोगे ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, यही मेरा करेक्ट आंसर है। समझ गए मेरी बात को? चलिए जी देख लेते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। अगर हम बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, बच्चे मेरे को चैट बॉक्स में लिख दो, सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख दो, फिर बाद में बोलना कि
दुआओं में याद रख लेना, जब पेपर सोल्व करोगे दुआओं में याद रखोगे। चैट बॉक्स में एक बार लिख दो मेरे को सारे बच्चे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं, प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज्यादा है, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड फाइनली आई एम हैविंग टर्शियरी कंज्यूमर। मतलब मेरा जो ये ग्राफ बन गया है, इट इज माय अपराइट। लिख दो सारे बच्चे, लिख दो, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज अपराइट, is upright. Come on everyone. Pyramid of biomass in a forest ecosystem is always upright. In the chat box right now. दुआओं में याद रखोगे, 4 नंबर मैम ने दिला दिए हमारे को, 4 मार्क्स मैम ने दिला दिए, है ना। बाद में आओगे मैम का नाम जपते हुए कि मैम सही बात कह रही थी, बार बार बोल रही थी चैट बॉक्स में लिखो, लेकिन हमको समझ ही नहीं आ रही थी बात, है ना। पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। चलो जी सुपर, आगे चल लेते हैं। अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ बायोमास की इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी वाले इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम है, जूप्लैंक्टन जो प्राइमरी कंज्यूमर है इससे ज्यादा है, स्मॉल फिश जो सेकेंडरी कंज्यूमर है इससे भी ज्यादा है, लार्ज फिश जो कि टर्शियरी कंज्यूमर है उससे भी ज्यादा है। तो मेरा प्रोड्यूसर है कम, मेरा टर्शियरी कंज्यूमर है मैक्सिमम। तो पिरामिड क्या बन गया जी मेरा, बोलो मैम ये तो इन्वर्टेड है। तो एक बार ही चैट बॉक्स में लिख दो, फिर से चैट बॉक्स में एक बार फिर से लिख देंगे मेरे सारे बच्चे, पिरामिड ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड। बायोमास की हम बात कर रहे हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में इट विल बी इन्वर्टेड, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इट वाज अपराइट। डिफरेंस क्रिएट हुआ, जहां पे भी डिफरेंस क्रिएट होगा एग्जामिनर की घंटी बजती है और वहां से सवाल आपसे जरूर पूछ लेता है। लिख दो भाई, लिख दो सारे बच्चे, वहीं से क्वेश्चन आपका जरूर आ जाता है। ठीक है जीवन, ठीक है दिव्यांशी, सुपर। तो चलते हैं जी एनर्जी पे। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, इट विल ऑलवेज बी अपराइट। मैम क्यों? क्योंकि मैम ने अभी अभी समझाया है 10% लॉ, जो ये कहता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे पहले वाले ट्रॉफिक लेवल का सिर्फ मात्र 10% ही जाएगा। बात हुई है, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल का only 10% will go, only 10% will go. This is your 10% लो, माने एनर्जी मैक्सिमम मेरी प्रोड्यूसर्स के पास हुई, इससे कम मेरी प्राइमरी कंज्यूमर के पास गई, इससे कम मेरी सेकेंडरी कंज्यूमर, इससे कम मेरी टर्शरी कंज्यूमर। तो क्या मैं कह दूं विदाउट एक्सेप्शन, ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकता है एग्जामिनर कि विदाउट एक्सेप्शन, without exception it will always be upright, हमेशा upright होगा, there is no exception to it. yes everyone, कह सकती हूँ yes or no? कह दे क्या? yes बचे। limitations, next topic पे चलते हैं। बता दो चैट बॉक्स में, बोल दो कि नहीं बोल दो मैं ऐसा, it will always be upright। जी मैम बोल दो, हम आपकी बात समझ रहे हैं, हमारे ज्ञान चक्षु में बात आपकी बैठ गई है। हाँ जी, यस जीवन दिव्यांशी। बच्चे लोग हमने थोड़ा मौका ढूंढा कि कैसे बीच में स्नीक इन करके, बाहर केक कट रहा था यार, मैं क्लास ले रही थी, तो आई थॉट कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए केक वेक खाने का, तो इसलिए थोड़ा सा ना बीच में गैप हमने दे दिया। जस्ट किडिंग, एक्चुअली इंटरनेट बिल्कुल ही बंद हो गया था, इसलिए आपकी क्लास भी बंद हो गई। नॉट अ प्रॉब्लम, बट हम यहीं से वापस शुरुआत कर रहे हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। ठीक है, इंटरनेट बाबा की कृपा हो चुकी है वापस से, वी डू हैव इंटरनेट नाउ। तो अब क्लास आगे मैं बढ़ा रही हूं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वी वर एट लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। क्या लिमिटेशंस होती है हमने समझ लिया, नेचर ने बहुत अच्छे से इकोलॉजिकल पिरामिड्स को बनाया है, हमने समझ लिया फूड चेन क्या है, हमने समझा फूड वेब क्या है। लेकिन द थिंग इज, द प्रॉब्लम इज, हर एक चीज में कुछ ना कुछ कमियां खामियां जरूर होती है। वो कमियों खामियों पे अगर हम अच्छे से वर्क
वर्कआउट कर ले तभी तो हम एक बेहतर इंसान बनते हुए चले जाते हैं। तो बच्चे सिमिलरली आपके पिरामिड्स में भी ये 3 कमियां हैं, 3 खामियां हैं अगर हम नेचर पर्सपेक्टिव से देखें तो। नंबर 1 इज इट डज नॉट अकाउंट फॉर सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल। मान लीजिए एक स्पीसीज आपकी एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे बिलोंग करती है तो वी डोंट हैव स्पेस टू एक्कोमोडेट दैट, हमारे पास स्पेस नहीं है उसको एक्कोमोडेट करने के लिए। हालांकि होना चाहिए बिकॉज मोर लॉजिकल वही है, ज्यादा लॉजिकल ज्यादा बेहतर तो वही है। ऑलराइट, नंबर 2 की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम फूड वेब की कभी भी बात नहीं करते, हम सिर्फ फूड चेन की बात करते हैं, बट एक्चुअल में फूड वेब इज मोर लॉजिकल। अगेन फूड चेन, ठीक है जी, हमने अपनी स्टडीज को साधारण बनाने के लिए हमने फूड चेन बना लिया, लेकिन एक्चुअल में नेचर तो फूड वेब ही आपका कंसिडर कर रहा होता है ना। मैम क्लास में भी गड़बड़ मतलब क्वेश्चन आएगा। हाँ दिव्यांशी, ये रिकॉर्ड है बच्चों, जब भी क्लास में इंटरनेट बाबा की कृपा कम होती है उस कॉन्सेप्ट से, उस टॉपिक से सवाल जरूर आता है दिव्यांशी। चलिए सुपर। तो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस थिंग। तीसरा लिमिटेशन की अगर हम बात करें बच्चे, तो सेप्रोफाइट्स के लिए कोई जगह, कोई प्लेस नहीं रखा गया इकोलॉजिकल पिरामिड्स में। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट मैं इसको कहूंगी, लास्ट तो आपका इकोलॉजिकल सर्विसेज है, वो बहुत ही इजी सिंपल सा टॉपिक है। हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन की। ये क्या होता है जी, समझ लेते हैं। इट इज अ ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया की जो स्पीसीज की कंपोजिशन है वो ग्रेजुअली कैसे चेंज हो रही होती है। हम एक एरिया को कंसिडर करते हैं, उस पूरे एरिया में पहले किस ऑर्गेनिज्म ने ग्रो किया, उसके बाद किस ऑर्गेनिज्म ने ग्रो किया, उसके बाद किस ऑर्गेनिज्म ने ग्रो किया, तो उस पूरे एरिया में क्या क्या कम्युनिटी बिल्ड हुई, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इट इज अ ग्रेजुअल एंड फेयरली, हम 1 साल की 2 साल की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर स्पीकिंग अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस होते रहेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स वहां पे ऐड होते रहेंगे। तो ये ऑर्डरली है बच्चे एंड सिक्वेंशियल है। ठीक है, सक्सेशन इज पैरेलल विद द चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, ये पैरेलल होता है। देख लेते हैं जी, अगर हम बात करें बेस्ड अपॉन द एरिया ऑफ ऑरिजिन की, तो ये 2 प्रकार का होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दोनों में एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। प्राइमरी मतलब हम बात करेंगे बेयर रॉक की, हम बात करेंगे ऐसे अबंड आई थिंक लेट्स स्टॉप द क्लास। भैया कितना बच्चों को टाइम वेस्ट करेंगे। हाँ हेलो 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 हेलो, हाँ इज इट फाइन नाउ, इज इट फाइन बच्चों? यस, मैं एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बच्चों, इस बार कोई केक नहीं था, है ना, इंटरनेट बाबा ही परेशान कर रहे हैं हमें। डन डन वेंकटेश, आर वी श्योर अब आगे नहीं होगा ये? हाँ पक्का, वेंकटेश ने श्योरिटी दी है बच्चों, अब ये दोबारा नहीं होगा, कनेक्शन फेल नहीं होगा। ठीक है, रेस्ट अश्योर्ड। चलिए जी, चलिए, इट्स फाइन नाउ। हाँ सुपर। तो ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। तो बच्चे हम बात कर रहे थे एरिया ऑफ ओरिजिन के हिसाब से हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सक्सेशन, देन वी हैव द सेकेंडरी। तो मैं दोनों के बारे में आपको डिफरेंशिएट करके समझा रही थी मेरे प्यारे बच्चों, नो वरीज मैम। अच्छा नहीं, मुझे लग रहा था कि यार अपने बच्चों का टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, बिकॉज टाइम की कीमत इस टाइम पे सबसे ज्यादा है ना। तो एक्चुअली नया ऑफिस है, कुछ काम चल रहा है, वो लैंड वायर पे ही काम कर रहे हैं, इसलिए कनेक्शन में थोड़ा इश्यू हो गया, बट आई थिंक अब आगे नहीं होगा। ऑलराइट बच्चा पार्टी, तो वी हैव प्राइमरी एंड वी हैव सेकेंडरी। ठीक है जी, तो प्राइमरी की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत से ही कोई भी प्लांट्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म वहां नहीं रहते, विच मीन्स आई एम स्पीकिंग अबाउट द बेयर रॉक्स। वहां पे कभी भी कोई कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ है। तो मुझे अगर कॉलोनाइज करना है तो 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे मेरा 10वीं का जो बच्चा होगा दैट विल अंडरगो फॉर प्राइमरी सक्सेशन, मतलब उसको एक एक टॉपिक 0 से पढ़ना पड़ेगा, उसको नहीं समझ आएगा अगर मैं ये लेक्चर उसको दिखाऊंगी तो, क्योंकि उसको मेरे को 0 से शुरुआत से समझाना पड़ेगा। Then comes your secondary। अगर कोई भी नेचुरल क्लाइमेटीज हो जाती है,
बीट नेचुरल बीट मैनमेड। मान लीजिए कोई वोल्केनो इरेप्ट हो गया, मान लीजिए फॉरेस्ट में फायर लग गई है। अब फॉरेस्ट में फायर लगने से जितने भी ऑर्गेनिजम्स वहां पे प्रेजेंट थे वो सबके सबके डेथ हो जाएगी, सारे प्लांट भी बर्न आउट हो जाएंगे। नाउ व्हाट विल हैपन? तो अब मुझे दोबारा से शुरुआत करनी है। तो नाउ आई एम स्पीकिंग अबाउट माय ड्रॉपर बच्चा, जो एक बार नीट का एग्जाम्पल दे चुका है, बट किसी कारणवश उसके नंबर कम रहे। अब वो चाहता है कि मेरे को अपने नंबर बढ़ाने हैं, मेरे को वो जो कारण था वो सारे इरेडिकेट करने हैं, अब मुझे अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। तो जो ये सेकंड वाला टाइम है ये एक्सपीरियंस से स्टार्ट कर रहा है। जो प्राइमरी था ये 0 से शुरुआत कर रहा था। इन ए सिमिलर वे सेकेंडरी में सिंस उस एरिया को, उस सोइल को अंदाजा है कि कैसे प्लांट ग्रो करते हैं, कैसे सोइल को यूज किया जाता है, इसीलिए यहां पे कॉलोनाइज करना मेरे प्यारे बच्चों इजी होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। सिमिलरली मेरे ड्रॉपर बच्चे को नीट का पूरा पैटर्न पता है, उसको एग्जाम टेम्परामेंट समझ आता है, उसको ड्रेस कोड समझ में आती है, तो वो इन कंपैरिजन टू ए फ्रेशर बच्चा कम समय वहां पे लगाएगा बिकॉज वो एक्सपीरियंस्ड है। एम आई क्लियर शिव कुमार, दिव्यांशी, जीवन? हाँ जी बच्चा लोग, यस समझ आ गई ये बात। तो चले थोड़ा समझे विस्तार से प्राइमरी के बारे में। ये न्यूली एक्सपोज्ड एरिया है, न्यूली एक्सपोज्ड, न्यूली कूल्ड लावा है। यहाँ पे पहले कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म ने सरवाइव नहीं किया है, ये न्यूली क्रिएटेड है। बेयर रॉक की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म ने कॉलोनाइज नहीं किया है। मेरा 10वीं का बच्चा जो शुरुआत से, जो 0 से शुरुआत कर रहा है, दैट विल बी माई प्राइमरी सक्सेशन। समझ पा रहे हो इस बात को? हाँ जी। तो अब यहां पे जो पायोनियर स्पीसीज होगी, पायोनियर स्पीसीज मैम वेरी इंपॉर्टेंट। मैम मैंने एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व किया, एमसीक्यू अलर्ट, जहां पे लिखा होता है पायोनियर स्पीसीज कौन सी होगी। व्हाट डू आई मीन बाय पायोनियर स्पीसीज? द स्पीसीज व्हिच इज कमिंग ऑन टू दैट पर्टिकुलर एरिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार उस एरिया में आने वाली स्पीसीज को आप पायोनियर स्पीसीज कहेंगे। ठीक है, जो सबसे पहले कॉलोनाइज करना शुरू करेगी उसको आप पायोनियर स्पीसीज कहेंगे, विच डेवलप इनटू योर बेयर एरिया। अब एग्जाम्पल पे आता सवाल आपका बार बार, जैसे कि lichens and small phytoplanktons are usually the pioneer species when primary succession occurs on the rock and water respectively। अगर हम पानी की बात करें तो प्राइमरी सक्सेशन में पायोनियर स्पीसीज वुड बी लाइकेंस। बिल्कुल करेक्ट बात जीवन। अब मैं ये तुमसे कहूं कि भैया लाइकेंस आर द पायोनियर स्पीसीज, तुम देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके ये लाइन का इस्तेमाल कितनी बार किया गया है। तुम देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके। यस, लाइकेंस क्या होता है मैं आपको समझा चुकी हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। लाइकेंस इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ योर एल्गी एंड फंजाई। सबसे पहले ग्रो करना शुरू करता है, सबसे पहले कॉलोनाइज करना शुरू करता है ऑन द बेयर रॉक्स। एम आई क्लियर टू ऑल माई किड्स आउट देयर? एम आई क्लियर? यस और नो इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में अपनी ऊर्जा का संचार बनाए रखें सारे बच्चे। हाँ जी, आई एम क्लियर? क्लियर, सुपर्ब। मैंने कहा था कुछ डेफिनेशंस भी आपको पता होना चाहिए। उस डेफिनेशन में से सिरे एंड सिरल स्टेज आर 2 डेफिनेशन जो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इट इज एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया विल बी योर सिरे। सिंपल एनसीईआरटी की लाइन लिखी है, मैम ने कुछ इसमें अपनी कारीगरी नहीं घुसाई है, बिकॉज डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी। व्हाट इज सिरल स्टेज? आप कह देंगे मैम दे आर द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज दैट विल बी सिरल स्टेज। सिरे में जो तुम्हारी स्टेजेस हुई उसका इंडिविजुअल की मैं बात करूं, दैट वुड बी माय सिरल स्टेज। ऑलराइट सुपर, मूविंग ऑन टू क्लाइमैक्स कम्युनिटी। मैम पायोनियर तो समझा दिया, आप ये भी बता दीजिए क्लाइमैक्स क्या होता है। क्लाइमैक्स मानिए लास्ट, आखिरी, आखिरी। तो इट इज अ कम्युनिटी विच इज स्टेबल। जो आखिरी होगा उसको तो स्टेबल होना पड़ेगा भैया। तो इट इज कम्युनिटी दैट फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। स्टेबल होगा, लास्ट में आएगा, इसके बाद कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। दैट वुड बी माई क्लाइमैक्स कम्युनिटी। एम आई क्लियर बच्चे पार्टी?
Am I clear? Should we move to secondary? Am I clear? Should we move to secondary? आप बच्चों ने इतने पेशेंस दिखाए एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपके जो पेशेंस है ना, ये जितने पेशेंस होंगे उतने ही पेशेंट आपके पास में आएंगे जब आप डॉक्टर बन जाओगे। पेशेंस इज द मास्टर की जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिंदगी में, इससे बेहतर कोई भी आपका आभूषण नहीं है मैं कहूंगी। यस, नो आपत्ति? एवरीथिंग इज क्लियर? कोई आपत्ति, कोई दुविधा, समस्या, कुछ भी हो चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स इज फॉर यू। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू सेकेंडरी। मैंने कहा भैया पहले वहां पे प्रॉपरली कम्युनिटीज रह रही थी, लेकिन नेचर की वजह से मैन मेड कुछ हो सकता है, कुछ ऐसे नेचुरल क्लाइमेटीज आ गई जिसकी वजह से वो वैनिश हो गया। Now I am again at zero, but I am experienced zero. I am experienced zero. So it occurs in an area where natural biotic communities have been destroyed. जहाँ पे destroy हो चुकी है. Grasses and small plants begin to appear. सबसे पहले grass, small plants आना शुरू होंगे, because वहाँ की soil को पता है कैसे organism होते हैं। यस, वहां की सॉइल को पता है अच्छे से, राइट? बिगर प्लांट्स आना शुरू होंगे इसके बाद में, एंड फाइनली वी विल बी हैविंग क्लाइमेक्स कम्युनिटी व्हिच इज माय स्टेबल कम्युनिटी, जो कि मेरी स्टेबल कम्युनिटी होती है। जीवन, ऑल प्लेजर इज माइन, ऑल प्लेजर इज माइन। यस बच्चास, ठीक है, सुपर्ब। चलते हैं जी आगे। आपने दो शब्द जरूर देखे होंगे, ज़रार्क एंड हाइड्रार्क। नाम से समझ आ रहा है, अगर मैं वेट एरियाज की बात करूं तो उसको हाइड्रार्क सक्सेशन कहते हैं, अगर मैं ड्राई एरियाज की बात करूं उसको ज़रार्क बोल देते हैं। समझ लेते हैं दोनों को थोड़ा डिटेल में। ड्राई एरिया मतलब मैं बेयर रॉक्स की बात कर रही हूं जहां पे पानी नहीं है, विच आर विदाउट वाटर, देयर इज नो पानी, हम बेयर रॉक की बात कर रहे हैं। सबसे पहले लाइकेंस आना शुरू होंगे, जिसको कि आप पायोनियर स्पीसीज भी कहते हैं, सबसे पहले आने वाले स्पीसीज भी आप इसको कहते हैं, ठीक है? दे कैन टॉलरेट डेसिकेशन, हीट। भैया साधारण सी बात है, जो सबसे पहले आएगा उसको ज्यादा तपना पड़ेगा, उसको शुरुआत करनी पड़ेगी। बाद में आने वाले तो क्या होते हैं, जो जिसने शुरुआत कर दी उसके ऊपर बिल्डअप करते हैं, बट जो सबसे पहले आता है वो शुरुआत करता है उस चीज की। तो स्टार्टिंग का फेज हमेशा डिफिकल्ट होता है, ठीक है बच्चा? तो डेसिकेशन होगा, वहां पे एक्सेस ऑफ हीट है, उससे सर्वाइव करना पड़ेगा, तभी तो आपके लाइकेंस ही वहां पे ग्रो कर पाते हैं। तो डेसिकेशन को, हीट को टॉलरेट कर पाएंगे। दे सिक्रेट एसिड्स टू डिसॉल्व रॉक्स टू फॉर्म सॉइल। इस प्रोसेस को आप वेदरिंग प्रोसेस भी कहते हैं। एसिड्स डिसॉल्व करते हैं ताकि सॉइल को जो है तोड़ा जा सके। लाइकेंस ने ग्रो कर लिया, रॉक्स को तोड़ना शुरू कर दिया, इन्होंने सॉइल को थोड़ा सॉफ्ट बनाना शुरू कर दिया ताकि अब इसके ऊपर प्लांट्स ग्रो हो सके, प्लांट्स को भी वो मीडियम मिलना शुरू हो सके, है ना? सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बाहर आना शुरू होंगे, प्लांट्स आपके बनना शुरू होंगे, ठीक है बच्चे पार्टी? ऑलराइट, तो सेकेंड स्टेज होगी तुम्हारी मॉसेस। लाइकन के बाद ब्रायोफाइट मॉस, याद है? छोटा वर्जन ऑफ ब्रायोफाइट मॉसेस ग्रो करना शुरू करेंगे। दे विल हेल्प इन फर्दर ब्रेकिंग ऑफ द रॉक, जिसको वेदरिंग प्रोसेस आप बोल रहे हो, ताकि ऑर्गेनिक मैटर हमारे को मिल जाए, मॉइस्चर हमारे को मिल जाए, एंड बड़े ऑर्गेनिज्म, बड़े प्लांट भी ग्रो करना शुरू कर सके। देन वी हैव द ग्रास स्टेज। Grass. The roots of grasses penetrate the rocks and contribute to the weathering. ये भी contribute करना शुरू करेंगे ताकि एनिमल्स के लिए स्पेस बनना शुरू हो जाए। भैया नेक्स्ट स्टेज की तैयारी हो रही है, जैसे तुम लोग अभी आज मैम को सुन रहे हो क्योंकि तुम 7 मई की तैयारी कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन पक्का से हो जाए, इसीलिए जो ये स्टेजेस आप देख रहे हो, ये स्टेज भी आगे आने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए एमिएबल कंडीशंस बना रहे हैं, परफेक्ट कंडीशंस बना रहे ताकि वो आकर के ग्रो कर पाए, ठीक है? तो भैया इन्होंने प्रोवाइड किया शेड फॉर द स्मॉल एनिमल्स। देन वी हैव द शर्ब स्टेज। The roots of shrubs जो बुशी होती हैं, they penetrate into the rock and contribute to the weathering. ठीक है जी, ये रिलेटिवली आपके लार्ज एनिमल्स को शेड प्रोवाइड करने के लिए होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट वी आर हैविंग द फॉरेस्ट स्टेज। प्रॉपर फॉरेस्ट आपका बन चुका है, ट्री जो है वो ग्रो होना शुरू हो चुके हैं। द लैंड कैन टर्न इनटू कॉनिफर्स, डेसिडुअस और टेम्परेट फॉरेस्ट। ऑलराइट, चले हाइड्रार्क पे।
देख ले एक बार हाइड्रार्क में भी क्या क्या होता है, पानी में क्या क्या होना है। तो बेसिकली हमारे को मैजिक कंडीशन पे आना है, ड्राई से भी नॉर्मल स्टेट में एंड पानी से भी हमें नॉर्मल स्टेट में आना है, तो दैट इज कॉल्ड एज मैजिक कंडीशन। तो न्यूली फॉर्म्ड वाटर बॉडी की हम बात करेंगे हाइड्रार्क में। नंबर 1 हो गया तुम्हारा प्लैंकटन स्टेज आना शुरू होगी। ऐसे मैं कहूंगी प्लांट्स जो कि पानी में रहते हैं उसको आप फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। सबसे पहले प्लैंक्टन्स आएंगे जो कि पायोनियर स्पीसीज है। अच्छा, अब तक जो सवाल है वो लाइकेंस के बारे में ही पूछा गया है। सवाल तुमसे पूछा गया है कि लाइकेंस आर द पायोनियर स्पीसीज फॉर योर ज़ेरार्क, but you should always remember कि plankton are the pioneer species for your hydrarch condition. This is your pioneer for your hydrarch condition. All right? तो भैया जो भी तुमको सेम इंफॉर्मेशन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मिले उसको जरूर पढ़ करके जाना। एग्जामिनर उसी के आसपास ही ढूंढ रहा होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए सुपर्ब। स्टेज 2 की मैं बात करूं तो आई एम हैविंग सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। ये स्टेज मेरा 2 हो गया। अगेन जो स्टेज आपकी 2 आएगी वो 3 स्टेज के लिए एमिएबल कंडीशंस बनाना शुरू करेगी। दैट इज द ओनली एजेंडा दैट वी हैव टू फॉलो। देन वी हैव रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, देन वी आर हैविंग रीड स्वैम्प स्टेज, एंड देन वी आर हैविंग मार्श मेडो एंड शर्ब स्टेज। ये सारी स्टेज आपकी प्लांट्स में आ रही है। एंड फाइनली वी आर हैविंग द फॉरेस्ट स्टेज विच इज माय क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये भी मेरा क्लाइमैक्स कम्युनिटी होता है। ऐसे हरा भरा फॉरेस्ट आपका ग्रो कर जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एम आई क्लियर टू ऑल माई किड्स आउट देयर? हाँ जी, एम आई क्लियर? व्हाट इज हाइड्रार्क, व्हाट इज ज़ेरार्क, व्हाट इज पायोनियर स्पीसीज इन हाइड्रार्क, व्हाट इज पायोनियर स्पीसीज इन ज़ेरार्क? वी आर क्लियर? Yes, bachas, in the chat box. Come on, my kids, in the chat box. Yes, all right, superb. So next is your nutrient cycling. सवाल कहाँ से आएगा अभी बताते हैं। उससे पहले एक डेफिनेशन, मैम ने कहा था डेफिनेशन पे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, तो मैंने स्ट्रेटिफिकेशन का डेफिनेशन मेरे प्यारे बच्चों को समझाया। एंड देन वी आर हैविंग स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, स्टैंडिंग स्टेट की हम बात कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एटसेट्रा प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। इट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपके कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम जो सॉइल में प्रेजेंट है किसी भी टाइम पे, उसको आप स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। नाउ वी हैव न्यूट्रिएंट साइकिल जिसको कि आप बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूंगी, जियो मतलब रॉक्स, वाटर एटसेट्रा, केमिकल माने केमिकल प्रोसेस की हम बात करेंगे, तो इसको आप बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। The movement of nutrients element through various components of an ecosystem, be it living organism, be it rocks and water, be it chemical process is called as biogeochemical process. Question कहाँ से आया था? Previous year question मेरे प्यारे बच्चों, मैं लिख देती हूँ MCQ अलर्ट। आपकी जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो 2 प्रकार की हो सकती है। पहली है गैशियस, दूसरी है सेडिमेंट्री। गैशियस, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन साइकिल आर योर गैशियस वंस। क्वेश्चन कैसा आएगा मैम? एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएगा मेरे लाल। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तुमसे पूछ लेगा एग्जामिनर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। ऑप्शन में तुमको कार्बन साइकिल भी डाल दिया, विच इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है बच्चे मेरे यहां से। सेडिमेंट्री, जो रिजर्वॉयर आपका अर्थ क्रस्ट हो उसको सेडिमेंट्री कहेंगे, रिजर्वॉयर आपके एटमॉस्फेयर में हो उसको आप गैशियस कहेंगे। एग्जाम्पल फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। अगेन आई एम टेलिंग यू, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएगा मेरे सारे लाल पीले हरे नीले। गैशियस का एग्जाम्पल लिख दो चैट बॉक्स में सारे बच्चे। कार्बन है मैम, ऑक्सीजन है मैम, नाइट्रोजन है, तीनों के तीनों मेरी गैशियस साइकिल में आती है। कम ऑन इन द चैट बॉक्स राइट नाउ एवरीवन। सेडिमेंट्री, मैम मेरा फॉस्फोरस है, मैम मेरा सल्फर है, ये दोनों मेरी सेडिमेंट्री साइकिल में आते हैं। लिख दो चैट बॉक्स में, कम ऑन एवरीवन। जीवन, शाबाश, बढ़िया एटीपी यूज कर रहा है जीवन।
अच्छे से खाना खाया है, रेस्पायर कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस रन पहले ही हो चुका था, इस बच्चे की Krebs साइकिल चल रही है, 36 से 38 एटीपीज बना रहा है बहुत अच्छे से, है ना जीवन? यस, चलिए सुपर्ब। मूविंग ऑन टू द कार्बन साइकिल। अगर हम बात करें बच्चे कार्बन साइकिल की, कार्बन जो है आपका वो 49% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। 49% कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये प्रेजेंट है, बट ओनली 1% ऑफ द ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। 71% of the carbon is present in dissolved form in the ocean। उसको तो आप नहीं निकाल सकते, उसको तो आप नहीं निकाल सकते। P and S for sedimentary। PS, yes, sedimentary gaseous के एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। अगर हम बात करें कार्बन साइकिल की कैसे रिसाइकलिंग होती है, तो बच्चे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा है, कार्बन निकल रहा है, हम रेस्पायर कर रहे हैं, CO2 निकल रहा है, प्लांट रेस्पायर कर रहे हैं, CO2 को यूज कर रहे हैं, प्लांट रेस्पायर कर रहे हैं, CO2 को यूज कर रहे हैं, बर्निंग हो रहा है किसी चीज को, CO2 को यूज कर रहा है। तो अमंग अस ओनली हम ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन कर रहे होते हैं। यस जीवन, यस दिव्यांशी, हाँ जी सुपर्ब। तो फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो रिप्रेजेंट ए रिजर्वायर ऑफ योर कार्बन। कार्बन साइक्लिंग occurs through atmosphere, ocean and through living and dead organism। थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। आप देखिए जी, ये आपका CO2 निकलने का साइन है, ये ऐड होने का साइन है। CO2 रिलीज आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है? रेस्पायरेशन की प्रोसेस में रिलीज हो सकती है अगर हम रेस्पायर कर रहे हैं तो, नॉट अदरवाइज। फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से आपकी बाहर निकल रही है ना? प्लांट जो है वो रेस्पायर करते हैं तो अंदर अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं उसको, तो आपके चीजें मिला करके कार्बन का लेन एंड देन कर रही है, उसको आप कार्बन साइकिल कह देते हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? चले फास्फोरस पे, चले फास्फोरस पे, चले फास्फोरस लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, फास्फोरस साइकिल। रॉक्स आर द मेजर नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस। रॉक्स में ही आपको फास्फोरस देखने को मिलती है। Rocks will undergo weathering process, टूटने का process. Minute amount of phosphate is released into the soil solution. जो soil solution में release होगा, that will be absorbed. That will be absorbed by my beautiful plants. By my beautiful plants. Plants उसको absorb कर पाएंगे। तो that's how आपकी साइकिल पूरी चलती रहेगी फॉस्फोरस की। ठीक है, कंज्यूमर्स है आपके, ये प्रोड्यूसर्स है आपके, ये वेदरी, ये टूट रही हैं रॉक्स ऐसे, है ना? देखो शुरुआत हुई यहाँ से, टूटना शुरू हुई रॉक्स आपकी, फॉस्फोरस सोल्यूशन यहाँ पे ऐड होना शुरू हुई। अब ये जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, इस पे प्लांट मेरा ग्रो कर जाएगा, प्रोड्यूसर को मेरा कंज्यूमर खा जाएगा, कंज्यूमर जब मेरा डेड हो जाएगा, मर जाएगा, तो इसके ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके एक्ट करना शुरू कर देंगे, इसको तोड़ देंगे एंड फॉस्फेट आपका सोल्यूबलाइज भी हो सकता है, रन ऑफ होके पानी में भी जा सकता है, रन ऑफ होके आपका पानी में भी जा सकता है। तो हमने देखा कि कैसे वेदरिंग में से आपका सॉल्यूशन में ऐड हुआ सॉइल में, प्रोड्यूसर्स ने उसको यूज किया, कंज्यूमर देन प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, ये कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल के बीच में डिफरेंस है, मैं पूरा आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये गैसियस है, सेडिमेंट्री है, इसमें रेस्पिरेटरी रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, उसको इन्वॉल्व किया जाता है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है फॉस्फोरस कौन रेस्पायर कर रहा है भाई, ऐसा तो कोई फंडा होता ही नहीं है। एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ कार्बन आर हायर, इसकी जो इनपुट होती है वो कम होती है, इसके कंपैरिजन में काफी कम होती है। गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज इन्वॉल्व। यहाँ पे हम बात करें तो गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल आज का आखिरी टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, विच इज योर इकोलॉजिकल सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज। मैं कहती हूँ कि जो आपके प्लांट्स है ना, आपसे बिना पैसे लिए, बिना कुछ भी लिए कितना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, कितना कुछ। स्टिल हम लगे हुए हैं जी पेड़ों को काटने में, स्टिल हम लगे हुए हैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना किसको कहते हैं, ये इससे समझ में आता है। तो इकोसिस्टम हमें अनगिनत प्रोडक्ट्स देता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट हम समझ नहीं पाते, हमको इंडस्ट्रीज ही चाहिए। नेचर ने अगर इतने लंबे एरिया में प्लांट्स को ग्रो किया है, इतने सारे फॉरेस्ट बनाए, उसके पीछे कारण है, एक उसके पीछे कारण है। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ अपनी क्लास में ये कि भूटान
आई हैव बिन टू भूटान ट्वाइस, मैं 2 बार गई हूँ भूटान में, और मुझे बहुत अच्छी बात वहाँ की ये लगती है बच्चों कि वहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा फॉरेस्ट एज इट इज रिजर्व्ड है। आज भी वो लोग प्रेफर करते हैं कि हम खच्चर पे चले जाएंगे, बट हम इस फॉरेस्ट को तोड़ करके इंडस्ट्रीज में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। उन लोगों के फंडे एकदम क्लियर है, उनको ये लगता है अगर आप एक सिंपल शॉपकीपर से भी बात करेंगे ना तो वो यही कहेगा कि भैया अगर हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो नेचर हमें डिस्टर्ब करेगा। आजकल जो नेचुरल क्लाइमेटीज हो गई है दैट इज ड्यू टू दिस रीजन ओनली, समझ रहे हो, यही कारण है उसका कि नेचुरल क्लाइमेटीज आपकी होती जा रही है। क्या कारण है जी? कि हम खुद नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। डिस्टर्ब करेंगे तो बदले में डिस्टर्बेंस तो मिलेगी ही मिलेगी, समझ पा रहे बच्चों। तो मैं सोचती हूँ कि यार भूटान के लोगों में इतनी अच्छी अवेयरनेस है, हमारे अंदर वो अवेयरनेस क्यों नहीं है, हमारे अंदर वो इतनी अच्छी से अवेयरनेस क्यों नहीं है। तो आप यंगस्टर्स हो, you are the youth of the nation, it is your duty, it becomes your duty to aware your surrounding। अपने दोस्तों को, अपने मम्मी पापा को, अपने सराउंडिंग को आप जरूर अवेयर करें कि हमें प्लांट से बहुत अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, तो हमें इसको कट नहीं करना चाहिए, हमें इनफैक्ट नए प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। स्पीकिंग ऑफ द सर्विसेज, हम कहते हैं कि जी अब पानी आपका अच्छे से प्रॉपरली साइकिलिंग हो पा रही है, हमें फूड मिल रहा है, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, रॉ मटेरियल मिलता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, फ्लड कंट्रोल हो पा रहा है, क्लाइमेट रेगुलेशन है, ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं जो हमें प्लांट प्रोवाइड कर रहा है। एंड वी शुड बी थैंकफुल, वी शुड बी ग्रेटफुल कि हमें ये सारी सर्विसेज मिल रही है, ना कि वाइस वर्सा कि हम उसी को ही डिमोलिश करने में लगे हुए हैं। ऑलराइट बच्चे पार्टी, तो आज के लिए इतना ही काफी है। हम मिलेंगे कल की कक्षा में, एंड कल देयर इज अ सुपर सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। हम लोग आपको मॉक टेस्ट पेपर कराना शुरू कर रही हैं 2 बजे से। टाइम यहां लिख देते हैं, 2 बजे से हम जो है मॉक टेस्ट पेपर आपको कराना शुरू कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। सो बी लाइव, टाइम मैं नहीं लिख पाई बट मैंने बता दिया आपको, बी लाइव 2 से 6 तक आपका मॉक टेस्ट पेपर डिस्कशन चलेगा। शुरुआत हम बॉटनी से करेंगे, तो इसको एकदम आग की तरह फैला दो, सारे दोस्तों को बतला दो कि हम श्री चैतन्य के बेस्ट पेपर्स आप बच्चों को देने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे तो एग्जाम वाले दिन 7 मई को बैठ के दुआ दोगे कि कितना अच्छे से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इसी टाइप के क्वेश्चंस, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है बच्चास। ऑलराइट एवरीवन, सो सी यू टुमारो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो सारे बच्चे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।